हाय फ्रेंड्स, दिस पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारा। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक औपनिवेशिक भारत के उद्योगों के बारे में सही नहीं है? पहला है, जूट उद्योग लगभग संपूर्णतः यूरोपियों के स्वामित्व में था। दूसरा, सूती वस्त्र उद्योग लगभग संपूर्णतः भारतीयों के स्वामित्व में था। तीसरा, सूती वस्त्र उद्योग आमाप में छोटा था। और चौथा, सूती उद्योग की वृद्धि सरकारी सहयोग का परिणाम था। तो इसमें जो सही नहीं है फ्रेंड्स, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सही नहीं है। अगला देखते हैं। चिरस्थायी बंदोबस्त स्तंभरारी बंदोबस्त को अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया, क्योंकि 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई, जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि चिरस्थायी बंदोबस्त में राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं थी। दूसरा, रिकॉर्डों में आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा। तीसरा, राज्य को रैयत से सीधे बंदोबस्त करना कालोचित प्रतीत हुआ। और चौथा, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश कंपनियों द्वारा रेलवे के निर्माण से संबंधित कौन से कथन सही नहीं है? पहला है, भारत सरकार द्वारा कंपनियों को उनके निवेश पर 5% का प्रतिलाभ प्रत्याभूत किया गया था। दूसरा, रेलवे का प्रबंधन प्रमुखतः सरकार द्वारा किया जाना था। तीसरा, अधिमानी माल भाड़े की कोई पद्धति नहीं थी। और चौथा, कंपनियों को सरकार से भूमि निःशुल्क मिलनी थी। इसमें से हमें सही आंसर चुनना है फ्रेंड्स, कूट में से। तो ये दूसरा और तीसरा जो है वो सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? पहला है, स्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदारों में निहित किया। दूसरा, स्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। तीसरा, स्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाल दिया गया। और चौथा, स्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, जो विशेषता नहीं है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है? पहला है, यह थॉमस मुनरो की उद्भावना ब्रेन चाइल्ड थी। दूसरा, इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था। तीसरा, इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। और चौथा, इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया था। इसमें से कूट में से सही उत्तर का चयन करना है, तो ये चौथे को छोड़ के ऊपर के तीनों सही हैं फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, ब्रिटिश की मौजूदगी से देशी पूंजीवाद में अवरोध आया। दूसरा, अबंधता से देशी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला। तीसरा, पूर्वी भारत में श्वेत सामूहिक एकाधिकार व्हाइट कलेक्टिव मोनोपोली सबसे पहले आया तथा सर्वाधिक सुदृढ़ बना रहा। चौथा है, रेलवे के निर्माण से पहले बॉम्बे के भीतरी प्रदेश में प्रवेश करना कठिन था। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा, जो सही नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर बी, अबंधता से देसी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला। अगला देखते हैं। पट्टेदारी पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पट्टेदारी पद्धति की 3 श्रेणियां अर्थात जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी आरंभ की गई। दूसरा, जमींदारी व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति अथवा अधिक से अधिक कुछ संयुक्त मालिकों द्वारा भूमि का अधिकार रखा जाता था, जो भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते थे। तीसरा, महालवाड़ी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार की
होती थी, और चौथा रैयतवाड़ी व्यवस्था में व्यक्तिगत धारकों के पास भूमि का स्थायी अधिकार होता था और वे भू राजस्व के भुगतान के लिए सीधे उत्तरदायी होते थे। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, जो सही नहीं है। महालवाड़ी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार की होती थी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से अच्छा, ये कथन कारण है, तो चलिए सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। स्थायी बंदोबस्त बंगाल के परे किसी अन्य क्षेत्र में विरले ही बढ़ाया गया। और दूसरा कथन है 1810 के बाद कृषि संबंधी कीमतों में गिरावट आई, जिससे बंगाल के जमींदारों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पहला सही है पर दूसरा कथन ये गलत है। चलिए अगला देखते हैं। 1793 में स्थायी बंदोबस्त से क्या पुनर्स्थापित हुए? पहला, किसानों के अधिकार। दूसरा, भूमि पर जमींदारों के बुजुर्ग संपत्ति अधिकार। तीसरा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जहाज रानी अधिकार। और चौथा, महिलाओं को संपत्ति अधिकार रखने के अधिकार। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि पर जमींदारों के बुजुर्ग संपत्ति अधिकार। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा लॉर्ड रिपन, तीसरा रॉबर्ट क्लाइव और चौथा जॉन एडम। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला देखते हैं। भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? पहला, हेनरी दुंडास, दूसरा अलेक्जेंडर रीड, तीसरा डेविड रिकॉर्डो और चौथा है माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर रीड। अगला है, ब्रिटिश शासन के सशक्त दबाव के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से रूपांतरण हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला है, 19वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई, जिसकी संरचना ब्रिटेन से तेज गति से विकसित होती और औद्योगिक अर्थव्यवस्था द्वारा निर्धारित थी। दूसरा, इंग्लैंड में सस्ते भारतीय उत्पादों की बाढ़ ने अंग्रेजी वस्त्र उद्योग को एक बड़ा आघात पहुंचाया। और तीसरा, 19वीं शताब्दी में पारंपरिक भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पतन हुआ तथा वाणिज्यिक पद्धति के अनुरूप नई आर्थिक व्यवस्था बनी। इसमें हमें सही उत्तर का चयन करना है कूट में से। तो पहला और तीसरा सही है बिल्कुल, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किनका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था? पहला है सूत तथा गेहूं, दूसरा चीनी तथा चावल, तीसरा चीनी तथा अल्कोहल और चौथा है लौह तथा इस्पात। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा सूत तथा गेहूं। अगला देखते हैं। भारत में 1891 का कारखाना अधिनियम क्यों लागू किया गया था? पहला है, भारत में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए। दूसरा, भारत में उद्योगों पर अधिकाधिक शासकीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा, अंग्रेज उत्पादकों के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए। और चौथा, ताकि भारतीय उद्योगों पर अधिकाधिक राजनीतिक नियंत्रण किया जा सके। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज उत्पादकों के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए। अगला देखिए। चलिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के कार्यकरण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, पारंपरिक जमींदारों ने अपनी भूमि खो दी। दूसरा, जमींदारों द्वारा भू राजस्व अदा न कर पाने का कारण यह था कि रैयत द्वारा राजस्व अदायगी में चूक होती थी। तीसरा, कृषकों का एक नया समूह जोतदार प्रभावशाली हो गया था। और चौथा, कलेक्टर ने वैकल्पिक सत्ता केंद्र के रूप में जमींदारों को प्रतिस्थापित कर दिया था। तो इसमें से सही उत्तर का चयन करना है फ्रेंड्स हमें। तो ये चारों के चारों ही सही हैं बिल्कुल, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा।
अगला है 1793 ईस्वी के चिरस्थायी बंदोबस्त के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा सही है। पहला है, चिरस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व अधिकार कृषकों में निहित किया। दूसरा, चिरस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व अधिकार जमींदारों में निहित किया। तीसरा, जमींदारों को एक विशिष्ट तिथि तक लगान की एक निर्धारित रकम जमा करनी होती थी। और चौथा, चिरस्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को काफ़ी लाभ हुआ जबकि कृषकों को नुकसान हुआ। तो जो सही है फ्रेंड्स वही बताना है इसमें भी। तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता औपनिवेशिक भारत में रेल की नहीं थी। पहला, भारत में रेल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य के हित की सेवा करना था। दूसरा, 15% के गारंटी ब्याज पर ब्रिटिश पूंजी निवेश को आमंत्रित किया गया जो जरूरी होने पर भारतीय राजस्व से देय होगा। और तीसरा, निर्माण कार्य ने पारिस्थितिकी को असामान्य कर दिया। और चौथा, रेलवे के निर्माण को इस प्रकार नियोजित किया गया कि यह आंतरिक बाजारों को समुद्री बंदरगाहों से जोड़े, किंतु इससे आंतरिक बाजार नगरों के बीच अंतर संबंधन मुहैया नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स इसमें जो नहीं है वो बताना है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो नहीं है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, 15% गारंटी पे ब्याज, ये वाला हमारा नहीं है। तो चलिए अगला देखते हैं। 1760 और 1820 के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पद का प्रयोग किया था। पहला है फ्रेडरिक एंजल्स, दूसरा एरिक हॉब्सबॉम, तीसरा अर्नल्ड टॉयनबी और चौथा जॉर्जेस मिशलेट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ये अर्नल्ड टॉयनबी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के सामने ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारत की संपत्ति और संसाधनों के सुयोजित निस्त्रवण के तथ्य और आंकड़े रखे और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस अफवाह के परिणामों की ओर इंगित किया। पहला है भीकाजी कामा, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा महादेव गोविंद रानाडे। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा दादा भाई नौरोजी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। पहला है, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा था। दूसरा, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो ये क्या है, इसमें से जो उनके आंदोलन के सर्वाधिक प्रभावी देन थे, जो लोगों पे जो इम्पैक्ट पड़ा उसका, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि जो अंग्रेज है वो शोषण कर रहे हैं हमारा। तो चलिए अगला देखते हैं, किस आयोग समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था। पहला मेस्टन समिति, दूसरा लेटन समिति, तीसरा दत्ता समिति और चौथा वेल्वी समिति। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेल्वी समिति। अगला है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। पहला, भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, दूसरा भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, तीसरा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण और चौथा नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में औपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा जी सुब्रमण्यम अय्यर और तीसरा आर सी दत्त।
तो फ्रेंड्स कूट में से सही आंसर बताना है, तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। और तीसरा, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। इसमें जो सही है वो बताना है फ्रेंड्स, तो ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यता इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जा सकता है? पहला है, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। तीसरा, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। और चौथा, उपयुक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। अगला देखते हैं, भारत में औपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन के महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस, अरे यह हिंदी में लिख के कंफ्यूज हो रही हूँ मैं खुद ही, चार्जेस की संघटक थी? पहला है, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तीसरा, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो इसमें जो सही उत्तर है वो हमें बताना है फ्रेंड्स, तो पहला और दूसरा ये सही होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कूट का। अगला है, केलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला, फसल की एक किस्म। दूसरा, राजस्व अधिकारी। तीसरा, भारत से यूरोप को निर्यात कपड़ा। और चौथा, भारतीय नील। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत से यूरोप को निर्यात कपड़ा। अगला है, ददनी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह दक्षिण भारत में सती प्रथा का प्रचलित रूप था। दूसरा, यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित थी। तीसरा, यह मुगल कालीन सामाजिक सुधार व्यवस्था थी। और चौथा, यह मुगल राजस्व प्रणाली थी। तो फ्रेंड्स इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ये ऑप्शन नंबर बी, यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित थी। अगला है, अंग्रेजों द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी तथा कृषि की पैदावार निरंतर घट रही थी। दूसरा, इस व्यवस्था द्वारा राजस्व मांग की दरों को स्थायी करना था। और तीसरा, अंग्रेजों का मानना था कि इस व्यवस्था से एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिसके पास कृषि में निवेश करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। तो इसमें से जो इस्तेमारी व्यवस्था लागू करने के लिए जिम्मेदार थे वो हमें बताना है उस कथन के बारे में। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कूट का। अगला है, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किन किन भूमि व्यवस्थाओं से था? पहला है, इस्तमरारी। दूसरा, महालवाड़ी। तीसरा, रैयतवाड़ी। और चौथा है इस्तमरारी तथा महालवाड़ी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा इस्तमरारी, केवल एक। अगला देखते हैं, सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? पहला, पटना। दूसरा, गुजरात। तीसरा, पूना। और चौथा, अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा पूना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब की गई? यूजुअली डेट नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर, बट ये मुझे थोड़ा इम्पॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सीधे आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी 1859।
ये सही आंसर है इसका। अगला है 1859 में अंग्रेजों द्वारा पारित परिसीमन कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र को केवल 3 वर्षों की मान्यता प्रदान की गई। दूसरा, इसका उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही सही है। अगला देखते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह व्यवस्था कॉर्नवालिस के समय में बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में लागू की गई। दूसरा, जमींदार को भूमि के स्थायी अधिकार प्रदान किए गए थे। इसमें से जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पहला वाला जो है ये सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त की असफलता के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ऊंची राजस्व मांग। दूसरा, असमान राजस्व निर्धारण। तीसरा, जमींदारों को सीमित अधिकार। और चौथा, जमींदारों की किसानों के प्रति सहानुभूति। तो जो असफलता के लिए जिम्मेदार है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो ये तीनों ही ऊपर के जो हैं ऑप्शन नंबर 4 छोड़ के ये ऊपर के सभी ही जिम्मेदार है, तीनों के तीनों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो जाएगा कूट का। अगला देखते हैं, जोतदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह धनी किसानों का वर्ग था। दूसरा, यह जमींदारों की राजस्व वसूलने में सहायता करता था। जो सही है वो बताना है। तो ये पहला वाला बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए कूट का सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए तो बस इतना ही। बट इस चैप्टर में और भी क्वेश्चंस हैं जो हम भाग 2 में कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है ऑलरेडी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का वीडियो इसी के साथ और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा आप लोग। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।